जय श्री कृष्ण। एंजल्स ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं धवल सर और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कौन कौन से, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए। यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और हमें 6 वाक्य दिए गए हैं। 6 विधानों को हम पूरी तरीके से हम ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हमें समझाने का प्रयास किया गया। ओके, चलिए। पहला विधान है भारत बहुत बड़ा देश है। दूसरा विधान है हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। तीसरा है गाय दूध देती है। चौथा है लश्कर कूच करता है। दूध से दही बनता है। और रेखा छोटे भाई को प्यार करती है। यहाँ पर हमें 6 विधान दिए गए हैं और 6 विधान में हमें किसी न किसी शब्द के नीचे, किसी न किसी पद के नीचे रेखा की गई है। तो रेखा वाला शब्द यानी कि रेखांकित किया गया शब्द हमें क्या बात समझाने का प्रयास करता है। ओके, चलिए। यहाँ पर लिखा है कि भारत बहुत बड़ा देश है। भारत शब्द के नीचे रेखा की गई है। तो भारत शब्द क्या बताता है? तो वो एक देश का नाम है। ओके, चलिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देश। ओके, चलिए। दूसरा है हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हिंदू शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो हिंदू क्या बताता है? तो हिंदू एक धर्म है और इसे हम जाति भी कह सकते हैं। ओके, चलिए। तीसरा विधान है कि गाय दूध देती है। तो यहाँ पर रेखांकित किया गया शब्द है गाय। तो गाय को हम पशु कहते हैं। ओके, चलिए। चौथा विधान है कि लश्कर कूच करता है। तो लश्कर यानी कि सैनिकों का समूह। यहाँ पर कुछ हमें समूह के बारे में कोई बातचीत करता है ऐसा हमें मालूम होता है। ओके, चलिए। दूध से दही बनता है यानी कि दूध और दही दोनों शब्द क्या है? तो दोनों शब्द ये चीजें हैं। चीजों का नाम यहाँ पर लिखा गया है दही और दूध। ओके, छठा विधान है कि रेखा छोटे भाई को प्यार करती है और प्यार शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो प्यार शब्द हमें क्या बताता है? तो प्यार यानी कि भाव। ओके, क्रोध का भाव भी हो सकता है, खुशी का भाव हो सकता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि देश, धर्म, जाति, पशु, समूह, चीजों और भाव। यानी कि विधान में आपको कोई भी ऐसा शब्द दिखने को मिलता है तो भारत यहाँ पर लिखा है तो भारत वो देश का नाम है, हिंदू वो धर्म या जाति का नाम है, गाय तो पशु का नाम है, लश्कर तो वो समूह का नाम है, दूध और दही तो चीजों का नाम है और रेखा छोटे भाई को प्यार करती है। इसमें प्यार शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई। तो प्यार यानी कि भाव। यानी कि हमें संज्ञा किसे कहते हैं यह जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा कि वाक्य में कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह दर्शाता है, कौन सा ऐसा शब्द है वो किसी का नाम दर्शाता है। इसे हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा की हम परिभाषा जानेंगे यहाँ पर कि संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो व्यक्ति के नाम कोई भी हो सकते हैं, रमेश, सुरेश, महेश, जल्पा। ओके, कोई भी। वस्तु के नाम, तो वस्तु में हम गेहूं ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो वस्तु का नाम। स्थान यानी कि जगह, कौन सी जगह पर, कोई शहर का नाम ले सकते हैं, कोई गांव का नाम ले सकते हैं। जाति यानी कि हमने जो बताया कि हिंदू, तो हिंदू धर्म का नाम है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म है, लेकिन धर्म को हम जाति भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए। भाव यानी कि हमने विधान देखा था, इसमें प्यार लिखा हुआ था। तो प्यार क्या है? वो हमारा हृदय का भाव है। ओके, क्रोध होता है
ऐसे सभी भाव यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द होते हैं इसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है वो हम डिटेल से अभी जानेंगे। तो संज्ञा के प्रकार यहाँ पर 5 प्रकार हमें दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखे कि संज्ञा के 5 प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो पांचों प्रकार हमें क्या करना चाहते हैं, पांचों प्रकार में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा का है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, वो हम जान सकते हैं। कैसे? तो इसमें यूज किए गए शब्दों के आधार पर। ओके, चलिए पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमें कुछ विधान दिए गए, विधानों को पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वो सभी शब्दों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। यहाँ पर 5 विधान दिए गए हैं। ओके, पहला विधान है पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। यहाँ पर पोरबंदर शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है, आप सभी देख सकते हैं। अमरीश, सुहानी और श्रेय बाजार गए। कौन कौन से शब्द के नीचे अंडरलाइन है? अमरीश, सुहानी और श्रेय। ओके, चलिए हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। लक्ष्मणपुरा, ओके, लक्ष्मणपुरा शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। गंगा पवित्र नदी है, यहाँ पर गंगा शब्द है। और हिमालय बर्फ का पहाड़ है, यहाँ पर हिमालय। अब हमें देखना है कि देखिए पोरबंदर, तो पोरबंदर किसका नाम है? तो शहर का नाम है। पोरबंदर नामक एक शहर है। अमरीश, सुहानी और श्रेय किसके नाम है? तो ये व्यक्तियों के नाम है। ओके, चलिए हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। लक्ष्मणपुरा एक गांव का नाम है। गंगा यानी कि नदी का नाम है। और हिमालय, तो हिमालय वो पर्वत का नाम है। तो कोई भी हमें वाक्य दिया जाता है, इसमें ऐसे शब्द होते हैं, कौन से? तो शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, यानी कि स्पेसिफिक पर्टिकुलरली एक ही व्यक्ति, वस्तु, गांव, शहर, नदी, पर्वत की बात की गई हो तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो किसी खास व्यक्ति, खास यानी कि यहाँ पर अमरीश, सुहानी और श्रेय की बात की गई है, दूसरे किसी व्यक्ति की बात नहीं की गई कि वो व्यक्ति बाजार जाएगा। कौन कौन जाएगा? अमरीश, सुहानी और श्रेय। ओके, चलिए दूसरा है प्राणी या स्थान। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, यहाँ पर विशेष, यहाँ पर लिखा है कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान सूचित करने वाले शब्द। तो यहाँ पर वैसे भी हमें लक्ष्मणपुरा ही दिया गया है, तो लक्ष्मणपुरा की ही बात है। अगर लक्ष्मणपुरा की जगह कोई भी गांव लिख दिया होता या पोरबंदर की जगह शहर शब्द दिया जाता है तो शहर शब्द व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, लेकिन पोरबंदर की ही बात की गई है तो पोरबंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, चलिए यहाँ पर दूसरा है अमरीश। वो भी बात अपने समझ में आ गई कि यहाँ पर नाम दिए गए। अगर हम ऐसा बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन, तो सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही बात है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ओके, लेकिन अभिनेता शब्द यूज किया जाए तो अभिनेता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ओके, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एक ही इंसान की बात की गई हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, यहाँ पर गांव का नाम दिया गया है, सिर्फ लक्ष्मणपुरा गांव की ही बात की गई है, दूसरे गांव की बात नहीं है, तो लक्ष्मणपुरा नाम दिया है इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर लिखा है कि गंगा पवित्र नदी है, यहाँ पर सिर्फ गंगा नदी की ही बात की गई है। हमारी नदियां तो
कई सारी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है? गंगा की। तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, चलिए। हिमालय बर्फ का पहाड़ है, तो हिमालय शब्द हमें दिया गया है, तो कैसे भी हिमालय की ही बात की गई है। पर्वत तो कई सारे शत्रुंजय है, यहाँ पर कई सारे पर्वत है, लेकिन यहाँ पर हिमालय शब्द की बात की है। गब्बर की, आरासू की, किसी की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिमालय की ही बात है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, परिभाषा आपको फिर से पढ़ लीजिए कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, चलिए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमें कुछ विधान दिए हैं, सारे विधान को हम समझेंगे और देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लड़कियां मैदान पर खेलती हैं, किसी एक लड़की की बात नहीं की गई। यहाँ लड़कियां शब्द यूज किया गया है, वो ध्यान से सुनोगे। चलिए, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई की बात की गई है, वो क्या बनाता है? लकड़ी का सामान। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है, किसी एक बच्चे की बात नहीं है, सारे बच्चों की बात की गई है। घोड़ा तेज दौड़ता है, पूरी जाति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, सभी घोड़े तेज दौड़ते हैं। ओके, किसी एक घोड़े का नाम लेकर नहीं कहा कि ये घोड़ा ही तेज दौड़ता है, सभी घोड़े तेज दौड़ते हैं। गाय को हम माता कहते हैं। ओके, तो गाय को हम माता कहते हैं, किसी एक गाय को ही माता कहते हैं ऐसा नहीं है, सभी गायों को हम माता ही कहते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि लड़कियां, तो मैदान में जितनी भी लड़कियां खेल रही है वो सभी लड़कियों के बारे में बात की गई है, यानी कि लड़कियों के समूह के बारे में बात की गई है। ओके, यानी कि लड़कियों की बात की गई है। यहाँ पर बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, किसी एक का नाम लेकर नहीं कहा कि यह नामक, यानी कि महेश नामक बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है, ऐसी बात नहीं की। क्या कहा है? बढ़ई, यानी कि इसमें सभी बढ़ई आ गए। ओके, बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है, किसी एक बच्चे का नाम लेकर नहीं कहा गया कि ये व्यक्ति देश की संपत्ति है, सारे बच्चे की बात की गई है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी कि सारे घोड़ों की बात की गई है यहाँ पर। और गाय को हम माता कहते हैं, किसी एक गाय को माता नहीं कहते, सभी गाय को हम माता ही कहते हैं। यानी कि जो भी शब्द हमें दिया जाता है वो पूरी जाति का बोध कराता है। यहाँ घोड़ा शब्द दिया गया है, तो घोड़े की सभी जाति की यहाँ पर बोध कराता है। बोध कराना यानी कि जानना, हमें जानने को मिलता है। गाय, तो सारी गाय की जाति की गाय सभी है, तो सभी गायों की यहाँ पर बात की गई है। बच्चे, तो सभी बच्चों की बात की गई है, यानी कि बच्चों की सभी जाति की, पूरी जाति की बात की गई है। बढ़ई, तो बढ़ई पूरी जाति की बात की है। और लड़कियां, तो लड़कियों की जाति की बात की गई है, यानी कि समग्र जाति का कोई उल्लेख कराती है वो संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनेंगे कि जो शब्द संपूर्ण जाति क्या बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमें यहाँ पर अब देख लीजिए कि पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने लिखा था पोरबंदर, तो पोरबंदर क्या है? वो एक शहर का नाम है, लेकिन पोरबंदर की जगह हम शहर शब्द का उल्लेख करेंगे तो शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा और पोरबंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? क्योंकि पोरबंदर एक ही है। ओके, पोरबंदर हम शब्द सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा जहाँ पर गांधी बापू ने जन्म लिया था उस शहर की बात की गई। लेकिन आप शहर शब्द अगर यूज करते हैं तो शहर शब्द का क्या होगा? शहर में तो अहमदाबाद भी आएगा, सूरत भी आएगा, डिसा आएगा, पालनपुर आएगा। ओके, तो क्या करना चाहिए? ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और कोई भी व्यक्ति, वस्तु या विशेष व्यक्ति का कोई बोध कराता है इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, चलिए, इसका तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। ओके, इसके समूह लिखा है तो हमें पता चल जाएगा किसी ना किसी का समूह होगा। ओके, चलिए पहले विधान पढ़ लेते कि लश्कर कुछ कर रहा है। लश्कर कुछ कर रहा है। पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर झुंड शब्द लिखा है। दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। दल, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी।
लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मेले शब्द दिए हैं, यानी कि यहाँ 5 विधान है, पांचों विधान में रेखांकित किए गए शब्द हमें दिए गए। तो लश्कर, एक सैनिक को हम लश्कर बोलेंगे नहीं ना, क्या कहेंगे? सारे सैनिक, अगर सैनिकों का कोई समूह होगा तो इसे हम लश्कर बोलेंगे, किसी एक सैनिक को हम लश्कर नहीं बोलते। तो यानी कि यहाँ पर किसका है? तो सैनिकों का यहाँ पर समूह है। ओके, चलिए। झुंड किसका समूह है? तो यहाँ पर पक्षियों के समूह के बारे में बात की गई है। दल किसके दल की बात की गई है? तो खिलाड़ियों के दल की बात की गई। दल यानी कि समूह। ओके, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। स्टेशन पर किसकी भीड़ होती है? आप जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टॉप पर जाते हैं, तो किसकी भीड़? तो लोगों की भीड़ होती है, लोग की भीड़ होती है। यहाँ पर लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। लोग यानी कि समूह की बात की है, सारे लोग मेले में घूमने जाते हैं। यानी कि हमें जो विधान दिया जाता है वो विधान में कोई ऐसी संज्ञा छुपी होती है जो पूरे समूह की बात करता है। ओके, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द समूह का बोध कराते हैं। हमें वाक्य में दिए गए जो भी शब्द है वो पूरे समूह का बोध कराते हैं, तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लश्कर है वो सैनिकों का समूह की बात करता है। झुंड शब्द यहाँ पर दिया गया है वो पक्षियों के बारे में बात करता है। दल शब्द दिया गया है वो खिलाड़ियों के समूह की बात करता है। भीड़ किसकी होती है? स्टेशन पर लोगों की, तो लोगों के समूह के बारे में बात की गई है। मेला शब्द दिया गया है, मेले लिखा है यानी कि मेला शब्द, तो मेला शब्द दिया गया है, इसमें भी लोगों की भीड़ होती है, वो सारे मेले में घूमने जाते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ समूह की बात की गई है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके, समझ में आया सभी को? आप ऐसे ही इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं ना, कमिटी, पैनल, वो ऐसे शब्द समूहवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ओके, चलिए। चौथा भेद है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में पहले हमें विधान दिए गए, पांचों विधान हम देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो दूध पौष्टिक आहार है, दूध की बात की गई है। चावल ज्यादा मत खाओ, यहाँ पर चावल की बात की गई है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो पानी की बात की गई है। गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं। ओके, गेहूं के बारे में बात की गई है। और चांदी सफेद रंग की धातु है, यानी कि धातु की बात की गई है, चांदी की बात की गई है। तो हमें देखना है यहाँ पर, तो दूध, चावल, पानी, गेहूं और चांदी। ओके, तो द्रव्यवाचक, तो ये सारे द्रव्य है। किस तरीके से? तो अगर हम जो भी यहाँ पर देखते हैं तो दूध है, पहले तो दूध और पानी दोनों शब्द लिक्विड में मिलते हैं, यानी कि प्रवाही स्वरूप में मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी शब्द हमें दिया जाता है वो प्रवाही है, तो सभी प्रवाही द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। क्या ध्यान में रखना है? सभी प्रवाही वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ओके, आप दवाई की जब बोतल पीते हैं ना, वो भी प्रवाही, यानी कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ओके, चलिए। चावल और गेहूं, यानी कि जो भी हमें शब्द दिया जाता है वो किसी अनाज के नाम है। गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी है वो अनाज के नाम है, किसी कठोर के नाम है, तो सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, और चांदी, यानी कि यहाँ पर बात की गई है धातु की। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, निकल, कॉपर, सभी प्रकार की धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। ओके, कौन कौन सी? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि दूध और पानी है, तो हमें पता चल जाएगा सभी लिक्विड यानी कि सभी प्रवाही द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, चलिए। चावल और गेहूं से हमें पता चल जाता है कि अनाज, सभी प्रकार के अनाज द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। और चांदी यानी कि वो है एक धातु, तो सभी प्रकार की धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ओके, अब एक बात ध्यान से देखनी है कि जब आप दुकान पे कुछ लेने के लिए
चले जाते हैं तो दुकानदार से जो भी वस्तुएं आप लाते हैं तोल माप करके लाते हैं, वो सभी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए कि आप चावल लेने जाते हैं तो आप ऐसा कहेंगे कि मुझे 1 चावल दीजिए, मुझे 2 चावल दीजिए, नहीं कहोगे ना। हाँ, तो क्या करेंगे, तोल माप, यानी कि इसका माप करके हम लाएंगे। तो सभी यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है, यहाँ पर देखिए चांदी, तो चांदी आपको 1 चांदी 2 चांदी ऐसा कहेगा नहीं ना, तो हमें तोल माप कर लेना पड़ता है। गेहूं लिखे, गेहूं भी हमें नाप तोल कर लेना पड़ेगा। ओके, चावल है, दूध, पानी। ओके, तो ये सभी चीजें यानी कि जो नाप तोल कर हम लेते हैं, इसका माप करके लेते हैं, वो सभी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ओके, चलो इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं कि जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, समझ में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। ओके, यहाँ पर मन के और हृदय के भाव की बात की गई है। कौन कौन से भाव है हम देख लेते हैं। चतुर्दल में खुशी की लहर दौड़ गई। ओके, चतुर्दल में खुशी की लहर दौड़ गई। भिखारी को देखकर मुझे दया आई। ओके, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर सम्मान की बात की गई है यहाँ पर। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे शब्द दिया गया है। हमेशा भलाई का काम करो, यहाँ पर भलाई शब्द दिया गया है। ओके, तो हमें जानना है कि खुशी यानी कि कोई भी अच्छी चीज होती है तो हमें खुशी होती है, तो ये वो खुशी का भाव है, तो ये वो शब्द है, वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। ओके, भिखारी को देखकर मुझे दया आ गई, तो दया आना, दया वो भी एक भाव है, वो किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान आदर वो किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। ओके, चलिए, बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। बुढ़ापा वो एक हमारी अवस्था के बारे में बात की गई है। हमारी कौन कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था है, युवावस्था है। ओके, ऐसी ही बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापे प्रौढ़ावस्था है, वो सभी अवस्थाओं के बारे में अगर बात की गई है तो सभी अवस्थाएं भाववाचक संज्ञा में आएगी। ओके, ध्यान से सुन लेना। हमेशा भलाई का काम करना, भलाई शब्द दिया गया है, तो भलाई वो भी एक भाव है। ओके, अब देखो कि भलाई शब्द दिया गया है तो इससे हमें इसका विलोम शब्द है बुराई, तो बुराई का वो भी एक भाव ही है। ओके, तो वो भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ पर आदर लिखा है तो आदर का विलोम तिरस्कार भी आप कर सकते हैं। सम्मान तिरस्कार करते हैं ना, तो वो सम्मान है, तिरस्कार है। क्रोध की भावना हो, प्यार की भावना हो, ओके, तो वो सभी भाववाचक संज्ञा में आएगा। ओके, तो वो पांचों प्रकार संज्ञा के हैं। भाववाचक संज्ञा की हम परिभाषा स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा है, यानी कि हमारे मन के, हमारे हृदय के जो भी भाव है, क्रोध का भाव है, तिरस्कार का भाव है, भलाई का भाव है, आनंद का भाव है, सभी भाव दर्शाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, समझ में आया सभी को? तो आप क्या करना है, सभी को यह, अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारे संज्ञा के प्रकार बताए और एग्जाम में किस तरह से जो पूछा जा सकता है, तो आपको सूचना दी जाएगी कि निम्नलिखित विधान में से कोई भी प्रकार यानी कि भाववाचक संज्ञा ढूंढकर बताए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित विधान में से संज्ञा ढूंढकर बताइए। ओके, अगर कोई शब्द दिया जाता है तो लिखा होता है कि निम्नलिखित विधान में रेखांकित किया गया शब्द कौन सी संज्ञा बताता है। वो सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए फिर से यहाँ पर आप रिपीट कर ले। कौन कौन से प्रकार है संज्ञा के, तो संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके, चलो, जय श्री कृष्ण।